कुमार देव एजुकेशन। ये इसका अध्याय 27 भारत जनसंख्या संगठन। पिछले पार्ट में हमने भारत में जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व एवं उसकी वृद्धि के बारे में पढ़ा। जनसंख्या के वितरण एवं उसके तत्व के कारणों तथा परिणामों से भी परिचित हो चुके हैं। पिछले 100 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि के कारणों एवं परिणामों पर भी चिंतन किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रवास के कारणों तथा परिणामों पर भी विचार व्यक्त किया गया है। इस पाठ में कुछ निश्चित आयामों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठनीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उन आदिवासियों की स्थिति एवं आकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तथा देखेंगे कि आदिवासियों में लोग रहना क्यों पसंद करते हैं। इस प्रकार के आदिवास दो प्रकार के ग्रामीण तथा शहरी होते हैं। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाएं क्या बराबर संख्या में हैं। इससे भी महसूस ये है कि इन दोनों की सामाजिक स्थितियाँ कैसी हैं। जनसंख्या की आयु, संगठनात्मक संरचना तथा उनकी जटिलताओं के बारे में जानना का प्रयास करेंगे। इन जानकारियों से अवगत होने के बाद हमारा ध्यान एककीय वितरणों से हटकर जनसंख्या के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में पर संगठित होगा। यह हमारे समाज की भाषाई तथा धार्मिक संरचना को समझने में मदद करेगा। अंत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या स्थिति एवं वितरण पर नजर डालेंगे। अंतिम पर उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे समाज की साक्षरता दर है तथा हमें इसके प्रमुख संगठनों के अवगत होना है। इन सभी पहलुओं का विश्लेषणात्मक विवरण मददगार होगा और यह दर्शाएगा कि भारत देश की जनसंख्या महज गिनती की संख्या नहीं है, बल्कि यह मानव संपदा का परिचायक है। उद्देश्य इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भारत की जनसंख्या में ग्रामीण, शहरी, पुरुष, स्त्री, लिंग अनुपात तथा आयु संगठन की विश्लेषण कर सकेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर के बीच सबसे संबंध को स्थापित कर सकेंगे। भारत के रेखाओं मानचित्र पर जनजातीय जनसंख्या के वितरण क्षेत्रों को दर्शा सकेंगे। देश के विशेष क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या के केंद्रीकरण का विश्लेषण कर सकेंगे। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का केंद्रीकरण होता है उन स्थानों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम हो जाती है और ठीक इसके विपरीत स्थिति का कारण सहित विवरण दे सकेंगे। भारत की जनसंख्या में धार्मिक तथा भाषाई संरचना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। ग्रामीण शहरी संगठन आदिवासियों के आकार तथा बड़े रहने वाले लोगों के व्यवसाय के आधार पर देश की जनसंख्या को दो बड़े वर्गों ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे आकार के आदिवासियों में ग्रामीण इलाकों में बिखरी रहती है। शहरी जनसंख्या बड़े आकार में आदिवासियों जैसे बड़े बड़े शहरों नगरों से रहते हैं। इन वर्गीकरण का आधार मुख्य रहने वाले लोगों का व्यवसाय है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां 3/4 या उससे भी अधिक लोगों का प्राथमिक एवं प्रमुख व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य ग्रहण, उत्खनन आदि हो। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 3/4 या उससे भी अधिक लोग आकर्षित व्यवसायों जैसे निर्माण, उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग एवं विविध सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक आदि कार्यों में लगे रहते हैं। सारणी 27.1 भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 1901 से 2001 तक। जनगणना वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण शहरी 1901 79.2 10.8, 1911 79.7 10.3, 1921 88.8 11.2, 1913 88.0 12.0,
1941 86.1 13.9, 1951 82.7 17.3, 1961 82.0 18.0, 1971 80.1 19.9, 1981 76.7 23.3, 1991 74.3 25.7, 2001 72.2 27.8। भारत की पूरी जनसंख्या 5.8 लाख गांव तथा 4615 नगरों में फैली हुई है। प्रसिद्ध लोकगीत के अनुसार भारत को गाँव का क्षेत्र कहा जाता है। आज भी करीब की 72% जनसंख्या गांव में ही बसती है। सन 27.1 अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे परंतु उत्तरोत्तर बढ़ा है। सन 2001 में शहरी जनसंख्या 10.8% थी, जो धीरे धीरे बढ़ते 2001 से 27.8% तक पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण शहरी जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना है। भारत की कुल जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 21.34% पाई गई, जबकि शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर 31.13% हो गई। ये वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का ही परिणाम नहीं है। वास्तव में ये वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रीय लोगों के प्रवास के कारण हुई है। पिछले पाठ में प्रवास के विभिन्न कारणों की विस्तार चर्चा की जा चुकी है। प्रवास से आम जनता का रुझान धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसायों से हटकर द्वितीय तथा तृतीय व्यवसायों की ओर बढ़ने का भी केंद्रित मिलता है। ये भी देखने में आता है कि नगरपालिका या नगर निगम की सीमा का विस्तार बढ़ते बढ़ते शहर के निकट ग्रामों का कस्बों को भी अपने दायरे में ले लेता है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल 5 राज्यों में है। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान एवं केंद्रीय प्रदेश दिल्ली में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 32% भाग बसा है। शेष 18% शहरी जनसंख्या देश की बाकी राज्यों में तथा बचे केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत के 35 शहर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इन बड़े शहरों या नगरों को महानगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर कहते हैं। इन 35 नगरों की कुल जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 37.8% है। एक अनुमान के अनुसार यदि ये प्रवृत्ति कायम हो रही है तो महानगरों की संख्या 2011 तक 50 के लगभग पहुंच जाएगी। तब शायद देश की कुल नगरीय जनसंख्या का आधा हिस्सा इन्हीं महानगरों में होगा। महानगरों के तेज़ी से बढ़ने के कारण कई समस्या भी सामने आएगी, जैसे रहने का मकान, बिजली, पेयजल आपूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन कार्ड, राशन की दुकान इत्यादि की समुचित व्यवस्था। भारत मेट्रोपॉलिटन शहरों का वितरण 2001। भारत महानगरों 27.1 भारत महानगरों का वितरण 2001। भारत में इन 35 महानगरों की स्थिति चित्र 27.1 में दर्शाई गई है। जनसंख्या के घटते क्रम में इन महानगरों का क्रम इस प्रकार: मुंबई महानगर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, कोयम्बटूर, लुधियाना, कोच्चि, विशाखापट्टनम, आगरा, बनारसी, बुंदेल, मेरठ, नासिक, जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, विजयवाड़ा एवं राजकोट। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27.2% भाग नगरीय क्षेत्रों में रहता है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। प्रत्येक ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से इससे अधिक होती है
महानगर कहलाते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 महानगर हैं। लिंग अनुपात से आश्रय है किसी क्षेत्र के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इस प्रकार स्त्री पुरुष की संख्या का लिंग अनुपात निकाला जाता है। भारत की सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश के प्रति हजारों पुरुषों की तुलना में 933 महिलाएं हैं। इन प्रकार लिंग अनुपात प्रतिकूल कहा जाएगा क्योंकि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। लिंग अनुपात अनुकूल तब कहा जाता है तब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। केरल में देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अनुकूल लिंग अनुपात 1058 है। इसी प्रकार सबसे अधिक प्रतिकूल अनुपात हरियाणा 861 में है। केंद्रीय शासित प्रदेशों के बीच पांडिचेरी से सबसे अधिक अनुपात 1001 और दक्कन में दीवन से सबसे कम अनुपात 709 है। देश में लिंग अनुपात के संबंध में सबसे अहम बात यह है कि यह अनुपात लगातार घटता जा रहा है। अपवाद स्वरूप 1951-81 और कब 2001 में मामूली सी वृद्धि हुई है। सन 27.2 में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। सन 27.2 भारत में लिंग अनुपात 1901-2001 के प्रति 1000 पुरुषों पर महिला संख्या। जनगणना वर्ष लिंग अनुपात 1901 972, 2001 974, 1921 955, 1931 950, 1941 945, 1951 1946, 946, 1961 941, 1971 930, 981 934, 1991 927, 2001 933। जिला स्तर पर प्रतिरूप। जिला स्तर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बात स्पष्ट होती है कि भारत के कुल 593 जिलों में से 324 जिलों में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत 933 से ज़्यादा है तथा जिलों में राष्ट्रीय औसत के बराबर अर्थात 953 जिलों में से 55% जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इन 55% जिलों में 324 जिलों के 78 जिले भारत के 16 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में फैले हैं। वहाँ लिंग अनुपात का अंकलित मान 1 से ऊपर है। इसका स्पष्ट ये है कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा है। ऐसे जिलों की सबसे अधिक जनसंख्या तमिलनाडु 15 में, इसके बाद केरल 13, उत्तराखंड 8, छत्तीसगढ़ 7, उड़ीसा 7 जिले। पांडिचेरी के महू जिले में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, 1148 है। इसके बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा 1147 जिला तथा महाराष्ट्र के रत्नगिरी 1135 जिला। यदि इन आंकड़ों का स्थानीय वितरण पर देखें तो ये पता चलता है कि 3 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां लिंग अनुपात अनुकूल है। पहला क्षेत्र दक्षिण भारत, इसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के अधिकांश जिले, पांडिचेरी, केरल पर्याय सभी जिलों तथा कर्नाटक के तटवर्ती जिले आते हैं। दूसरा क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी पठारी भूभाग है जो अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय इलाके हैं। ये देखिए इसका चित्र 27.2 भारत लिंग अनुपात 1901 से 2001 तक भारत में 265 जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इन 265 जिलों में से 42 जिलों में यह अनुपात 850 से भी कम है। ये ज़िले कहाँ और किन राज्यों में हैं? उत्तर प्रदेश के 8 जिले तथा हरियाणा के 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे ही 42 जिलों में से 10 जिले महानगर में स्थित है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आने वाले 8 जिले मुंबई महानगर तथा चंडीगढ़ संसदीय प्रदेश के 1 जिलों में काफ़ी कम लिंगानुपात है। कम लिंगानुपात का मुख्य कारण उद्योग, व्यवसायों, भवन निर्माण, अनौपचारिक विभागों में अव्यवस्थित कार्यों में बहुत अधिक संख्या में पुरुषों का रोजगार प्राप्ति हेतु प्रवास के जिलों के संदर्भ में सबसे कम लिंगानुपात दक्कन जिले में पाया गया है। 551 इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कंगेन 749 तथा सिक्किम के उत्तरी जिले 772 आते हैं। भारत में लिंगानुपात में गिरावट क्यों? लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों में स्त्रियों के प्रसव पीड़ा के साथ ज़्यादा मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक होना है। इन दोनों कारणों का सीधा संबंध हमारे समाज में स्त्रियों के निम्न स्तर है। इसके अलावा पुरुष प्रधान समाज में व्यक्त सामाजिक धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वास के कारण पुत्री की प्राथमिकताएं लिंगानुपात कम होने के लिए जिम्मेदार है। इन मानसिकता का दुष्परिणाम कम होते लिंगानुपात में परिलक्षित होता है। स्त्रियों की अल्पायु का शिकार होना तभी रुक सकता है तब उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान एवं पहचान मिले। इसके अलावा स्त्रियों को शिक्षा तथा समयकुल सर्वबंधन दवाएं सेवाएं पोषण मिलना जरूरी है। इसके प्रसव के समय एवं उपरांत होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी। साथ ही साथ प्रसव में समय स्त्रियों की मृत्यु दर भी गिरावट आएगी। भारत में लिंगानुपात प्रतिकूल औसत प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या 933 है। सबसे अधिक अनुपात केरल 1058 है तथा सबसे कम अनुपात 709 दक्कन व दीव में है। लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों को नवजात कन्या शिशुओं की अधिक मृत्यु दर तथा समाज में स्त्रियों का निम्न स्तर है। परियोजना कार्य अपने पड़ोस में कई 20 परिवारों को चुनिए। प्रत्येक परिवार में संपर्क करें तथा ये जानने का प्रयास करें कि उनमें पुरुषों एवं महिला की कुल संख्या कितनी है। सभी 20 परिवारों को संपर्क करने के पश्चात महिला एवं पुरुषों की संख्या को अलग अलग जोड़िए। यदि अनुपात 1.1 आता है तो लिंग अनुपात संतुलित कहा जाएगा। यदि स्त्री का अनुपात 1 से अधिक है तो लिंग अनुपात अनुकूल है तथा प्रतिकूल होगा। यद्यपि 1 से कम है तो यह जानने का प्रयास करें कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल लिंग अनुपात का क्या कारण है। इसके प्रत्येक कारण का साक्षात्कार करें। आयु संरचना। आयु तथा लिंग प्राइमेट लोगों की आयु व लिंग के अनुसार जनसंख्या की संख्या दिखाता है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर और कार्यशील एवं आश्रमिकों की जनसंख्या का भी संकेत देता है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 14 वर्ष तक उम्र के बच्चे कुल जनसंख्या के 35.3%, इसी प्रकार 15 से 59 वर्ष के समूह में 66.9% तथा वृद्ध 60 से इससे अधिक है 7.4%। हाल के दशकों में भारत में आयु संरचना में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें से एक प्रवृत्ति है युवा वर्ग के हिस्से का बढ़ना। इसमें 0 से 14 आयु वर्ग का अनुपात घटता नजर आ रहा है तथा कार्यशील उम्र 15 से 59 तथा वृद्ध लोगों 60 से उससे अधिक का जनसंख्या में अनुपात बढ़ रहा है। किंतु 2001 जनगणना के अनुसार 1991 में कार्यशील 15 से 59 वर्ष व्यक्ति 57.7% थे, जो घटकर 2001 में 56.9% तक आ गया, जबकि वृद्धि आयु वर्ग 60 वर्ष एवं अधिक के लोग 1951 में 6.6% थे, जो 2001 में बढ़कर 7.4% हो गए। इसी प्रकार 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग का अंशांश 1951 में 36.5% था, जो 2001 में घटकर 35.3% हो गया। सरणी
में आयु तथा लिंग के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत विवरण 2001 आयु वर्ग वर्ष में कुल व्यक्ति पुरुष स्त्री 0 से 4 10.7 10.7 10.7 5 से 9 12.5 12.5 12.4 10 से 14 21.1 21 और 12.1 12.3 11.9 15 से 19 9.7 10.1 9.3 20 से 24 8.7 8.7 8.8 25 से 29 8.1 7.8 8.4 30 से 34 7.2 7.0 7.4 35 से 59 6.0 6.8 7.0 40 से 44 5.4 5.6 5.2 45 से 59 49 4.6 4.7 4.5 50 से 54 3.6 3.7 3.4 55 से 59 2.7 2.6 2.8 60 से 64 2.7 2.6 2.8 65 से 59 1.9 1.8 2.1 70 से 74 1.4 1.4 1.4 75 59 0.6 0.6 0.7 80 एवं अधिक 0.8 0.7 0.8 पुरुष महिला चित्र 27.3 भारत आयु तथा लिंग संरचना 2001 भाषाई संगठन भारत में जिन प्रकार प्राकृतिक संरचना एवं पर्यावरण में भिन्नता है ठीक उसी प्रकार में से भारत में प्रचलित भाषाओं में भी भिन्नताएं विविधताएं मौजूद है। यह सैकड़ों भाषाई एवं स्थानीय बोलियां का प्रचलन पाया जाता है। सन 1961 की जनगणना में 1652 भाषाओं को मृत मातृभाषा के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें से केवल 23 भाषाओं को आपस में मिला दे तो ये भाषा की कुल जनसंख्या का 97% हो जाता है। परंतु ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली इन 23 भाषाओं में से भारतीय संविधान में केवल 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इन 18 भाषाओं में असमी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, कोनी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी तथा उर्दू। इन 18 भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि सबसे कम लोगों द्वारा संस्कृत बोली जाती है। विभिन्न शब्दों के अर्थ और उनके उच्चारण होने से भी भाषा में स्थानीय विभिन्नता होती है। किसी एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग ही दूसरे स्थान पर शब्दों के उच्चारण में थोड़े अंतर के साथ उसी भाषा को बोलते हैं। भाषाओं में बोलने की विभिन्नताओं के कारण एक ही भाषा से कई बोलियों का उद्भव होता है। इस प्रकार एक बोली उपभाषा किसी एक भाषा के द्वितीय की होती है, जिस क्षेत्रीय भाषा माना जा सकता है। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी अथवा पूर्वी बोलियां हिंदी भाषा की ही उपभाषा कहलाती है। भाषा संस्कृति का एक महत्व घटक है तथा बहुत सी भाषा एवं उनकी उपभाषाएं तथा बोलियां भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। ये भारत की संस्कृति को समृद्ध एवं विविध बनाती है। इसके साथ ही देश में भाषाएं अपनी प्रादेशिक पहचान भी बनाए रखती है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संख्यात्मक समर्थन के आधार पर भारत को 12 प्रमुख भाषाई प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक भाषाई प्रदेश वह क्षेत्र कहलाता है जहाँ बहुसंख्यक लोग आमतौर पर उसी भाषा में बोलते हैं। प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्न भाषाओं को चुना गया है: कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम।
भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण एवं विवरण। भारत की सभी भाषाएं बोलने में एक दूसरे से भिन्न नजर आती हैं, तथापि उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 प्रमुख भाषाई परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भाषाई परिवार इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया परिवार, निषाद, द्रविड़ परिवार, द्रविड़, चीनी तिब्बत परिवार, किरात, भारतीय यूरोपीय परिवार, आर्य। ऑस्ट्रेलिक परिवार की भाषा मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य भारत की जनजातीय पट्टी, विशेष रूप से संथाल, करगाना, रांची और मयूरभंज जिलों में बोली जाती है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं एवं उनकी उपभाषाएं देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम के उप हिमालय क्षेत्रों में बोली जाती है। ये भाषाएं लद्दाख, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम के कुछ भागों में बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या दक्षिण भारत में संकलित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में रहने वाले जनजातीय लोगों द्वारा भी इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग देश के उत्तरी मैदानी भागों तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। संपूर्ण भारतीय मैदान में फैला हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में इसी परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है। भारत की कुल जनसंख्या में विभिन्न भाषाई परिवारों की भाषाएं बोलने वालों का अनुपात काफ़ी भिन्नता दर्शाया है। यहाँ आर्य भारतीय यूरोपीय परिवार भाषाएं बोलने वालों का अनुपात 70% से अधिक है। वहाँ चीनी तिब्बती परिवार में भाषाएं बोलने वाले केवल 0.85% है। द्रविड़ परिवार में भाषाएं बोलने वाले 20% हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषा 4 प्रमुख परिवारों में संबंध रखती है। ये परिवार है ऑस्ट्रेलियक परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, भारतीय यूरोपीय परिवार। विभिन्न परिवारों से संबंधित भाषाओं को संकेंद्रीकरण देश के विभिन्न भागों में हुआ है। ऑस्ट्रेलियक परिवार का देश के उत्तर पूर्वी भाग से, द्रविड़ परिवार का दक्षिण भारत में, चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं देश के उप हिमालयी भागों में तथा भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषाएं देश के उत्तरी मैदानी भाग तक मध्य भारत में संकेंद्रित है। भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। भारत के 70% से कम अधिक लोग भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। धार्मिक संरचना। भारतीय समाज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटा हुआ है, परंतु मोटे तौर पर 7 प्रमुख धर्म हैं। अधिकांश लोग इन्हीं 7 धर्मों में से किसी एक धर्म के अनुयायी होते हैं। ये 7 धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, सिख और पारसी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 80.5% लोग इस धर्म को मानते हैं। इस धर्म को मानने वालों की संख्या भारत के उत्तरी मैदान भाग तथा मध्य भारत के पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिक केंद्रित है। इसके अलावा भारत के सभी भागों में इसकी संख्या पर्याप्त है, किंतु इनकी जनसंख्या भारत के कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में संघीय प्रदेश लक्षद्वीप के नगीय है। अन्य धार्मिक समुदायों का भारत में वितरण बिखरा हुआ है। ये कुछ ही क्षेत्रों में संकेतित है। मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या एवं कुल जनसंख्या में अनुपात जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप में अधिक है। ऐसे मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों में है। इन राज्यों के अलावा मुसलमानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। असम तथा केरल में भी अगर क्षेत्रीय वितरण पर नज़र दौड़ाए तो स्पष्ट होता है कि केरल तथा जम्मू कश्मीर के अलावा इनका वितरण उत्तरी विशाल मैदानी भागों में ही है। ईसाइयों का सबसे ज़्यादा सा केंद्र केरल में है। इसके बाद तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का स्थान है। कुल जनसंख्या में उनका सबसे अधिक अनुपात उत्तर पूर्वी राज्यों खासकर मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड में है,
जहाँ तक सिख धर्म के मानने वालों संख्या का सवाल है, उनकी 3/4 संख्या केवल पंजाब राज्य में संकेंद्रित है। इसके अलावा सिखों की संख्या हरियाणा तथा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी, उत्तराखंड के तेराई क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी इसी की संख्या काफ़ी है। जहाँ तक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अनुयायियों की स्थिति का सवाल है, महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्र में जहाँ दोनों धर्मों को मानने वालों की संख्या बहुत है। इसके अतिरिक्त परंपरागत रूप से जाना माना निवास जम्मू कश्मीर का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व धर्मशाला, मेकी, योड़ागंज एवं सीमावर्ती जिले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों में है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अलावा जैन धर्म के अनुयायियों की काफ़ी संख्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में भी है। पारसी लोग वैसे तो बहुत ही कम में हैं, जो महाराष्ट्र में मुंबई तथा उनके आसपास ही पाए जाते हैं। सारणी 27.4 जनगणना 2001 में धर्मानुसार जनसंख्या। धार्मिक समूह कुल जनसंख्या में प्रतिशत: हिंदू 80.5, मुस्लिम 13.6, ईसाई 2.33, सिख 0.86, बौद्ध 0.76, जैन 0.40, अन्य 0.93। जिस धर्मों को अधिकांश भारतीय मानते हैं उनकी संख्या 7 है। हिंदुओं के सबसे बड़े समूह के बाद मुसलमान, सिख एवं ईसाइयों के समुदाय हैं। विभिन्न धर्मों का संकेंद्र भारत के अलग अलग भागों में है। अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संगठन का वितरण। भारत का संविधान बहुत सी जातियों एवं जनजातियों के समूह को मान्यता प्रदान करता है। इन्हें अनुसूचित जनजातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। ये दोनों भारत की जनसंख्या के घटक हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ भारत की कुल संख्या के क्रमशः 16% तथा 8.2%। पूरे देश में इसका वितरण बहुत ही आसान एवं नियमित है। अनुसूचित जातियाँ संख्यात्मक रूप से इसका सबसे अधिक संकेंद्र उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में आते हैं। मिजोरम में अनुसूचित जाति के केवल 272 व्यक्ति है, जो प्रतिशत के हिसाब से नांगीय ही है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा नागालैंड राज्य में अनुसूचित जातियाँ के ही हैं। कुल जनसंख्या के इसके प्रतिशत के आधार पर यह सबसे अधिक पंजाब में ही है, ये 28.85% है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रतिशत 24.7 तथा पश्चिमी बंगाल में 23.3%। अनुसूचित जातियाँ अधिकतर भूमिहीन खेतियार मजदूर हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कम कृषि भूमि है। ये छोटी मोटी वस्तुओं के उत्पादन तथा कारीगर हैं। कृषिगत कार्यकलापों में संबंध होने के कारण इसका सबसे अधिक संकेंद्र देश में के जलोढ़ तख्तीय मैदानों में पाया जाता है। यही कारण है कि इसका संकेंद्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार राज्यों में है। दूसरी तरफ मध्य तथा उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी तथा वनीय इलाकों जिनमें जनजातियों की संख्या बहुत है, में अनुसूचित जातियाँ बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। जिला स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण करने में निम्नलिखित 3 स्पष्ट क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं। अधिक संकेंद्र के क्षेत्र। अनुसूचित जातियों के संकेंद्र के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। सिंधु गंगा मैदान तथा पूर्वी तख्तीय मैदान है। इन दोनों मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल आपूर्ति तथा बहुत सी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है। इन विधियों के कारण सघन कृषि का विकास हुआ है। मध्यम केंद्र के क्षेत्र। अधिक केंद्र के क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में अनुसूचित जातियों के संकेंद्रण मध्यम हैं। जिन संकेंद्र के क्षेत्र, ये क्षेत्र मध्य विंध्या, छोटानागपुर तथा भाग का राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र तथा पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र तथा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के समुद्री तटवर्ती भागों में है। भारत अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 जिले।
चित्र 27.4 अनुसूचित जाति जनजाति का वितरण 2001। अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उन्हें अन्य लोगों से भिन्न पहचान बनाने से सहायक होते हैं। साधारणतः एक तृप्य जीवन बिताना पसंद करते हैं, इसलिए यह वनाच्छादित या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये जातियाँ अत्यंत पुरानी धार्मिक धारणाओं का पालन करती हैं। इन जातियों के अंतर्गत समुदाय अशिक्षित है। इन जातियों की कोई लिपिबद्ध भाषा नहीं है। इन जातियों के अधिकांश लोग अलौकिक सत्यों एवं धारणाओं को अटूट आस्था रखते हैं। अनुसूचित जनजातियों का वितरण एवं विस्तार देश में एक समान नहीं है। इनकी आबादी कहीं घनी है तो कहीं विरल। देश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी आबादी अपेक्षाकृत संकेंद्रित है। ये क्षेत्र है मध्य भारत की पेटी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के भाग है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण भारत के क्षेत्र जिसके अंतर्गत तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पर्वतीय इलाके और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। उपरांत चर्चाओं तथा भारत के मानचित्र पर दर्शाए गए वितरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अनुसूचित जनजातियाँ खास क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। मानचित्र में दर्शाए वितरण से स्पष्ट है कि ये जातियाँ वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है, साथ ही इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्राकृतिक विपदाएँ विषमताएँ घनीभूत होती है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की सीमित संभावनाओं के रहते आर्थिक स्तर भी नीचा है। इन क्षेत्रों में यातायात एवं संचार व्यवस्था क्षीण एवं समस्या युक्त है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक आपदाओं का उचित दोहन भी नहीं हो पाता। पर्याय ऐसी धारणा प्रचलित है कि उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रस्तुत यह एक गलत धारणा है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में कम होने का कारण संभव संसाधनों का सीमित होना, परिवहन के संसाधनों का अभाव तथा प्राकृतिक परिवेश एवं पर्यावरण इतने दुर्लभ है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास दुस्तार व दुविधा युक्त होते हैं। इसके बावजूद भी अनुसूचित जनजातियाँ ऐसे प्रतिकूल पर्यावरण तथा प्राकृतिक उपयुक्त क्षेत्रों में अपना निवास क्षेत्र बनाए हुए हैं। वास्तव में वनवासी जनजातियाँ ऐसी बसावट से नहीं चुनते हैं। इन्हें आधुनिक सभ्यता के विस्तार के प्रतिकूल क्षेत्रों में जाने को विवश किया जाता है। देश के आरंभिक आदिवासी निरंतर आक्रमणकारियों अथवा प्रवासियों के दफन में नगुतकर्ताओं से युद्ध में हारकर तथा डरकर एकांत में बीहड़ स्थानों में चले गए। वर्तमान में पाई जाने वाली अनुसूचित जातियाँ वर्षों से चली आ रही हैं परंपराओं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा अपनाई गई व्यवस्था एवं व्यवहार का निर्वाह करते आ रहे हैं। भारत अनुसूचित जनजाति 2001 जिले। चित्र 27.5 अनुसूचित जातियाँ जनसंख्या का वितरण 2001। जिला स्तरीय प्रतिरूप। अनुसूचित जातियों के समान जिला स्तर पर इनके विवरण का प्रारूप 3 स्तरों से पाया जाता है। ये है जनजातियों का उच्च स्तरीय केंद्र, सकेंद्र, मध्यम सकेंद्र तथा कम स्तर केंद्र का क्षेत्र। उच्च स्तरीय सकेंद्र। देश के कुल 40 जिले ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियों प्रबल एवं प्रधान रूप से पाई जाती है। इन 40 जिलों में प्रत्येक जिले में जनजातीय जनसंख्या का अनुपालन कुल जनसंख्या की तुलना में 75% से 98% तक पाया जाता है, जिसमें से 18 जिले मिजोरम में, नागालैंड एवं मेघालय राज्यों में, प्रत्येक में 7 जिले, 6 जिले अरुणाचल प्रदेश तथा 5 जिले मणिपुर में हैं। शेष 7 जिले 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। मिजोरम राज्य के सिरछिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का सकेंद्र
98.9% पाया जाता है। इसके बाद मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी पर्वतीय जिला में 98.2% मिलता है। मध्यम स्तरीय संकेंद्र के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या 25% से 65% के बीच पाई जाती है। ये क्षेत्र देश के 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है। इस वर्ग में आने वाले 85 जिले स्थानिक विस्तार के अनुसार बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, 14 जिले उड़ीसा, 14 जिले छत्तीसगढ़, 10 जिले झारखंड, 8 जिले अरुणाचल प्रदेश, 7 जिले गुजरात तथा 7 जिले हैं। निम्न स्तरीय संकेंद्र के क्षेत्र, इस क्षेत्र में जनजातीय का प्रतिशत 5 से 25 के बीच होता है। इतना प्रतिशत आबादी की सीमा वाले 140 जिले ये देश के 18 राज्यों संघीय प्रदेशों में हैं। स्थानीय रूप से ऐसी संरचना वाले 18 जिले मध्य प्रदेश में हैं। इनकी संख्या महाराष्ट्र में 17 जिले, राजस्थान में 17 जिले, कर्नाटक में 14 जिले, असम में 13 जिले, आंध्र प्रदेश में 10 जिले, पश्चिम बंगाल में 10 जिले, उड़ीसा में 10 जिले, झारखंड में 8 जिले, जम्मू कश्मीर में 9 जिले तथा छत्तीसगढ़ में 5 जिले शेष बिखरे हुए हैं। इनकी संख्या गुजरात में 3 जिले, सिक्किम में 3 जिले, झारखंड में 2 जिले तथा मणिपुर, केरल, दफन तथा दिव्य बिहार में 1-1 जिले हैं। इसके अलावा जातियों का संकेंद्र 0.5 से 5.0% जनसंख्या वाले हैं। 143 जिले भी जो देश के 18 राज्यों में संकेंद्रित प्रदेशों के अंतर्गत स्थित है। साक्षरता, आमतौर पर साक्षरता का अर्थ किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने या समझने एवं सामान्य गणना करने की क्षमता से किया जाता है। इतनी उदार तथा सरल परिभाषा के बावजूद देश में साक्षरता की दर ऊंची नहीं है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 75.38% है। इस प्रतिशत में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या सम्मिलित है। देश के भाग से लेकर दूसरे भाग तक साक्षरता की भिन्नता दृष्टिगत होती है। एक तरफ केरल राज्य में साक्षरता की दर 90.92% तक पहुंच गई है तो दूसरी तरफ बिहार राज्य में साक्षरता दर की 97.53% ही है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊंची साक्षरता दर लक्षद्वीप में 87.52% तक पहुंच चुकी है तो दादर और नगर हवेली में साक्षरता दर 60 से 3% ही है। साक्षरता की दर का अंतर स्त्री पुरुष के बीच भी बहुत अधिक है। पुरुषों में औसत साक्षरता का प्रतिशत जहां 75.85 तक है, वहीं स्त्रियों में यह प्रतिशत 44.16 ही है। परंतु केरल देश का ऐसा राज्य है जहां साक्षरता की दर पुरुषों 44.20% तथा स्त्रियों दोनों में ही ऊंची है, 37.86% पाई गई है। वहीं बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 60.32% है तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 33.57% है। ये दर पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में ही कम है। स्त्री प्रकार साक्षरता दर शहरी इलाकों में जहाँ 53.1% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर की मात्रा 44.54% ही है। भारत की साक्षरता की दर नीचे परंतु प्रत्येक जनगणना वर्षों में इससे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। सन 1911 में साक्षरता दर 6% से भी कम थी, परंतु धीरे धीरे बढ़कर 1951 में 16.7% हो गई। वास्तव में साक्षरता दर की में वृद्धि 1951 की जनगणना के बाद दशकों में हुई। सन 1661 में 24% हो गई तथा बाद के बढ़कर 2001 में 75.38% तक हो गई। इस प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य स्त्रियों की साक्षरता दर का तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देश की कुल स्त्रियों का मात्र 1.1% ही सन 2011 के साक्षर था, जो आज 2001 में बढ़कर 54.66% हो गया है। बहुत हद तक इस वृद्धि का श्रेय भारत के केंद्र व राज्य सरकारों शिक्षा नीतियों को खासकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के प्रयासों को जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के स्थानों में स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराने में साक्षरता दर तो बड़ी ही है,
साथ में बालिकाओं स्त्रियों में की साक्षरता दर में भी अभिवृद्धि हुई है। साक्षरता की दर में प्रतिशत की दृष्टि से प्रत्येक गणना के दशक में वृद्धि दर्ज होती रही है, पर इसके साथ साथ निरक्षर व्यक्तियों की कुल जनसंख्या में भी वृद्धि होती रही है। सन 1951 से 2001 के बीच के दशक में पहली बार अशिक्षितों की संख्या में पिछले जनगणना दशकों के मुकाबले में प्रभावी रूप से कमी आई है। इसके बाद यह शिक्षितों की संख्या आज भी काफ़ी है। इस संख्या में निजात पाने के लिए सरकार ने नए प्रयासों को आरंभ किया, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। भारत साक्षरता 2001 चित्र 27.6 भारत साक्षरता दर का प्रादेशिक वितरण 2001। साक्षरता का जिला स्तरीय प्रतिरूप। जिला स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण ये दर्शाता है कि साक्षरता दर में भिन्नता 96.74%, आइजॉल जिला मिजोरम से लेकर 30.1%, दंतेवाड़ा जिले छत्तीसगढ़ तक पाई गई है। देश में 991 जिलों में साक्षरता दर की वृद्धि से 59 जिलों में साक्षरता दर 80% से ज़्यादा है। इसमें से अधिकांश जिले भारत के दक्षिणी राज्यों में है। इसके अंतर्गत केरल के कुल 14 जिलों के अंतर्गत तमिलनाडु के 4 जिले, पांडिचेरी में 3 जिले, कर्नाटक के 2 जिले तथा लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार के 1-1 जिले आते हैं। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र में 10 जिले स्थित है। इसमें से 7 जिले मिजोरम, 2 जिले नागालैंड तथा 1 जिला मणिपुर में है। पश्चिमी भारत में 11 जिले हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के 9 जिले आते हैं। उत्तरी भारत में 11 जिले आते हैं, जिसमें से 6 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। बाकी 5 जिलों में से 3 जिले हिमाचल प्रदेश के, 1-1 जिला चंडीगढ़ एवं उत्तराखंड राज्यों में स्थित है। पूर्वी भारत में 1 जिला पश्चिम बंगाल तथा 1 जिला उड़ीसा राज्य में है। मध्यम भारत क्षेत्र में इस श्रेणी का एक भी जिला नहीं है। इसके विपरीत देश में 26 जिले ऐसे हैं जिसमें साक्षरता दर की दर 40% से भी कम है। ये जिले भारत के 7 राज्यों में बिखरे हुए हैं। बिहार राज्य में 11 जिले, उत्तर प्रदेश में 5 जिले, उड़ीसा में 4 जिले, झारखंड में 3 जिले, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में 1-1 जिला है। एक व्यक्ति जो भी एक भाषा में सही समझ के साथ पढ़ लिख सकता है साक्षर कहा जाता है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता की दर 75.38% है। भारत में सर्वोच्च साक्षरता की दर केरल राज्य में 90.92% है तथा उससे कम बिहार राज्य में 47.53% में है। साक्षरता की दर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार तीव्र गति से साक्षरता की दर में वृद्धि हो रही है। आपने क्या सीखा? किसी देश का विकास उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता एवं संख्या पर निर्भर करता है। मानव संसाधनों की गुणवत्ता उसकी जनसंख्या की संगठनात्मक संरचना पर निर्भर करती है। ये संरचना ग्रामीण, शहरी, लिंग, आयु, भाषाई, धार्मिक, अनुसूचित जनजातियाँ व जातियाँ संरचना निरक्षरता है। प्रचलित लोकगीत के अनुसार भारत को गांव का देश माना जाता है। भारत भी देश की करीब 72% से अधिक जनसंख्या गांव में बसती है। शहरीकरण की रफ्तार देश में तेज़ी से बढ़ रही है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर पूरे देश की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर से अधिक है। इसका प्रमुख कारण ग्रामवासियों का अधिक संख्या में शहरी प्रवास है। देश में कुल 35 महानगर है, प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। देश में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। सबसे अधिक महिलाओं की जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर केरल राज्य 1058 दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम जनसंख्या 861 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर है। हरियाणा राज्यों में दर्ज की गई। यदि संघीय प्रदेशों को इस सिलेक्शन में शामिल करें तो सबसे कम लिंग अनुपात दमन या दीव 709 में है।
लिंग अनुपात में प्रत्येक जनगणना वर्षों में घटता आ रहा है। कुछ ऐसी जनगणना वर्षों में जैसे 1951, 1961 एवं 2001 में आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है। आप अपने इलाके में भी लिंग अनुपात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी परियोजना कार्य अपनाना होगा। भारत में साक्षरता की दर कोई विशेष ऊंची नहीं है, ये करीब 65.38% है। साक्षरता की सबसे अधिक दर 90.92% केरल में है, जबकि इसके विपरीत बिहार में सबसे कम 47.53% दर्ज है। भारत देश सामाजिक भिन्नताओं का विशाल क्षेत्र है। यह भिन्न भिन्न जाति समूह, भाषाई धर्मावलंबियों का विशाल निवास स्थान है। आदिम जाति के लोग भारत के मूल नस्ल के लोगों से सबसे नजीक संबंधियों में आते हैं। अनुसूचित जातियाँ विभिन्न नस्ल समूह के पारस्परिक मिलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का अनुपात क्रमशः 16% तथा 8.20%। अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्र भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में उनके व्यवसाय कुशलता के अनुसार मिलता है। अनुसूचित जनजातियाँ सामान्यतः निर्जन, स्थानांतरित और पहाड़ी विदर्भ पट्टियों में निवास करती है। ये लोग औद्योगिक विकास के आरंभिक अवस्था में हैं। ये प्राकृतिक व पारिस्थितियों में अविचल अवस्था रखते हैं। भारत देश भाषा एवं धर्म की दृष्टि से अद्वितीय है। ये विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का संतोषपूर्ण जमघट है। इस देश में 18 प्रमुख भाषाएं तथा सैकड़ों बोलियां बोलने वाले लोग निवास करते हैं। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।